Uh, okay, right, beta. So here it is. Today it's our session about computer science. I mean, it's our third session for computer. और उसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं, that is related to the second chapter, second complete chapter of book 9. I mean, जो आपके 9th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की जो सिलेबस है, जो बुक है, आज हम उसका जो सेकंड चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात करेंगे और उसको आज हम कंप्लीट भी कर लेंगे इंशाल्लाह. सो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, राइट. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो इब्तदाई चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल थिंग्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके बेटा, सो बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड लाइक टू आस्क सम थिंग्स फ्रॉम यू, बिकॉज हमने इससे पहले की क्लासेस में कुछ हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, कि हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो टचेबल फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं. सॉफ्टवेयर वी रिजेंबल्ड दैट सॉफ्टवेयर लाइक सोल. ठीक है, कि हम उसको छू नहीं सकते, हम इसको देख सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं. अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बेटा, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? कैन एनीबॉडी टेल मी बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास? क्योंकि आज इट्स प्योरली अबाउट सॉफ्टवेयर्स, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जोएब सेज दैट सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. वेरी गुड. Set of instruction for what? For whom it is a set of instruction? जी बेटा, किसके लिए ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? किसको इंस्ट्रक्शन देता है? टू कैरी आउट कंप्यूटर एक्टिविटीज. वेरी गुड. कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, कौन सा काम किससे लेना है, कौन सा काम किससे नहीं लेना. राइट बेटा, ये जो इंस्ट्रक्शन देता है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है. अब सॉफ्टवेयर की हमने दो तरह की काइंड्स पढ़ी थी, राइट बेटा. एक काइंड थी जिसको हमने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरी जो काइंड थी दैट वाज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. सो कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? इफ यू कोट सम एग्जांपल एज वेल तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. जी बेटा. नजर, इट्स नॉट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यूजर, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर. ठीक है, यूजर तो खुद उसको बताता है किसी भी सॉफ्टवेयर को कि क्या काम करना है ना. वो सॉफ्टवेयर पर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, वो जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है प्रोसेसर को, वो इंस्ट्रक्शन देता है आपकी रैम को, वो इंस्ट्रक्शन देता है आपके हार्ड डिस्क को. राइट बेटा, तो दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर. Okay, without computer can't get started like BIOS and ROM. ROM is what? ROM is a kind of system software. Ji Zoheb, what do you say about ROM? Okay, example is window. ROM is hardware, but it's a RAM, it's not ROM. रोम जो है वो हार्डवेयर नहीं है, रोम मेमोरी है. रैम जिसकी हमने बात की थी ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, दैट इज हार्डवेयर. वो जो एक मैंने चिप बताई थी आपको ग्रीन कलर की, उस चिप को हम कहते हैं रैम, जो मैं आपको पिक्चर में मैंने दिखाई भी थी ना. ठीक है, रोम जो है वो एक मेमोरी स्पेस है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामेबल मेमोरी है. ठीक है बेटा, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. अब जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा दो तरह के सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब नाम से बहुत ज्यादा ये क्लियर हो रहा है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता, जिसके बगैर सिस्टम काम नहीं कर सकता. राइट, मतलब जब तक हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में स्पेसिफिक फंक्शंस, एग्जैक्टली बेटा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उस पर अभी हम आएंगे, उस पर हम बात करेंगे ना. Microsoft Word is not an example of okay, you are talking about application softwares, right? Very true. Serish Khalil, you are right कि जो MS Word या MS Excel जो हैं ये कुछ different flavors हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा हम कहते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, जो कंप्यूटर के तमाम बेसिक जो रिसोर्सेज हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उन सबको कंट्रोल करता है. इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर एक्सेल वर्ड, राइट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी
स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमें साइंटिस्ट ने फील किया कि यार हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो पेपर की तरह ब्लैंक हो, वाइट हो, उसमें हम कुछ लिख सकें, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन दे सके, तो उन्होंने पावर पॉइंट बना दिया। तो किसी स्पेसिफिक काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है बेटा, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बगैर सिस्टम आपका नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम फिर भी चल सकता है, वो काम करने की कंडीशन में होता है बेटा। सो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आई गेस यहां तक बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड जोहेब एंड सरिश, लेट्स गो अहेड। ओके बट आज हम क्या क्या बात करेंगे? आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेसेस होते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यूजर के साथ, कंप्यूटर और यूजर को किस तरह से इंटरेक्शन करवाता है, हम उसको देखेंगे कि वो कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक टाइप्स हैं, हम कुछ उनको भी देखेंगे, जो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट या फिर एक्टिविटी भी होगा जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। सो इस क्लास के एंड में आपको रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक आपको इस पीपीटी के साथ एक पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। सो उसमें आपका ये कंप्लीट सेकंड चैप्टर जो होगा वो आपका उसमें हो जाएगा। और आपको फिर जो है आप ये समझें कि टेस्ट के हवाले से आपको ऑलमोस्ट 50% जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। राइट बेटा? ओके, सो लेट्स गो अहेड। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा हम किसको कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है तमाम एक्टिविटीज को, हर तरह की एक्टिविटीज की, कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक इंपॉर्टेंट काइंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है तमाम जितने भी एक्टिविटीज कंप्यूटर को परफॉर्म करना होती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला जो मास्टरमाइंड होता है, जो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, उस कंट्रोल मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम को कोई फाइल क्रिएट करना है, सिस्टम को कोई फाइल डिलीट करना है, सिस्टम को कोई फाइल प्रिंट करना है, तो ये तमाम काम तब होंगे जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा। आपका प्रिंटर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जब होगा तो वो फिर रिसोर्स प्रोवाइड करेगा आपके प्रिंटर को, और उसके बाद प्रिंटर काम करने के काबिल हो सकता है। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा, उसके बावजूद भी हम प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, हमारा सिस्टम चल सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। तो एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक इंपॉर्टेंट काइंड है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ओके बेटा, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमने अभी बात की थी। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें से 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है आज हम उनकी बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी बेटा, एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एंड्रॉयड फोन्स के अंदर आपके पास iOS होते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम विंडो कंप्यूटर आई मीन उससे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। लाइक आजकल हम विंडोज 7, विंडो 8.1, विंडो 10, ठीक है बेटा, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले नजर हुसैन, अभी हम GUI की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। GUI इज समथिंग डिफरेंट, उस पर हम बाद में बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं आपने बहुत सारे सुनी होंगी। एक तो माइक्रोसॉफ्ट XP, लाइक बहुत एक पुराना 90s में हमारे पास इस तरह के सॉफ्टवेयर चलते थे जिसको हम XP कहते थे। विंडो 2000, विंडो सर्वर, विंडो NT। उसके अलावा फिर हमारे पास आ गया था आपके पास विंडो 7, विंडो 8, राइट। उससे भी अगर हम पीछे चले जाएं तो विंडो 95, विंडो 92, विंडो 98। तो ये बेटा डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। और भी हम इससे और पीछे चले जाएं तो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नजर आता है जिसको हम कहते थे DOS, ठीक है। यस जो है, वेरी गुड।
डॉस बेटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता था, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो कि बहुत डिफरेंट था और बहुत मुश्किल था आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरेटिवली। क्या डिफरेंस था उसमें वो हम बाद में आगे चल के बात करेंगे। ओके बेटा, सो लेट्स गो अहेड। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये तो जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताई ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के थे। इससे अगर हटके हम देखें तो रेड हैट फॉर एग्जांपल आपके पास लाइनेक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिक्स है, एप्पल के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं जो उनके सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं बेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये आपके कंप्यूटर की रूह है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कुछ भी आपका काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी के अंदर जब रूह जाती है तो फिर हमारे हाथ भी चलना शुरू होते हैं, हमारे पैर भी चलना शुरू होता है, हमारा मुंह भी चलना शुरू होता है। जैसे रूह निकल जाती है तो हमारे तमाम ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं और उसके बाद हम कोई काम करने के काबिल नहीं होते। इसी तरीके से बेटा अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है न्यू लाइक विंडोज में बेटा? और पवन विंडोज आजकल जो है विंडो 10 चल रहा है बहुत ज्यादा। तो विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 ये जो है रीसेंट माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन जो जिन जिन के नाम अभी मैंने कॉल किए हैं ये सारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब लाइनेक्स भी आजकल चल रहा है, रेड हैट आजकल चल रहा है, आपके पास यूनिक्स और उसके अलावा जीनिक्स। तो ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि मतलब वर्किंग में हैं, जो चल रहे हैं ना। तो ये तमाम जो है आजकल के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे मैंने बात की थी तो उसमें एक्सपी आ गया था, उसमें डॉस आ गया था, उसके अंदर फिर जो है वो विंडो 95 आ गया था, विंडो 2000, विंडो सर्वर, विंडो मिलेनियम। तो बहुत सारे हैं इस तरह के जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शंस की कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके जो कंप्यूटर परफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है बेटा। तो उसमें पहला जो एक हम फंक्शन देखते हैं दैट इज बूटिंग। अब ये बूटिंग इसको अब बूट हम जो है वो वाला बूट नहीं है पहनने वाला। बूट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी सिस्टम को के जो है वो उसको स्टार्ट करने में, सिस्टम को कंप्यूटर को के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह से सिस्टम को विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट एग्जैक्टली बेटा नादिया, विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरू से मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं वो सारे विंडोज के नाम से हैं। विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज सर्वर, विंडो एनटी, विंडो मिलेनियम, विंडो 7, विन 10, विंडो 8.1। तो ये तमाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की काइंड्स हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसका बिल गेट्स आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल गेट्स की शायद उसकी मिसेस ने बेचारे ने छोड़ दिया, तो बहुत परेशान है बेचारा आजकल जो है। तो ये उसकी कंपनी है जो कि ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा। सो बिल गेट्स जो है वो एक बिलियनियर है, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में उनके शुमार होता है। ओके बेटा, तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे पहला काम हमने देखा था कि बूटिंग का काम करता है, मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट करता है कंप्यूटर के स्टार्ट होने का। आपने जैसे ही बटन ऑन किया तो आपने देखा होता है कि कुछ स्लाइड जो वो चलना शुरू हो जाती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हम विंडोज की एक स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं और उस स्क्रीन को हम कहते हैं, जी बेटा एग्जैक्टली, बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। तो वो जो स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे सामने नजर आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है। तो बिफोर कमिंग डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप आपके सामने आती है उससे पहले पहले का जो सारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। और ये बूटिंग का जो काम होता है ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी होती है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला काम है वो उसको सिस्टम को बूट करना है। ठीक है। अब बूटिंग हम किस तरह से करते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो उसमें भी आपसे सिस्टम जो होता है, जो आपका बायोस या फिर हम की बात कर रहे हैं या फिर हम जो है रोम की बात कर रहे हैं, तो वो फिर आपसे पूछता है कि आप इस सिस्टम को कहाँ से बूट करवाना चाहते हैं, मतलब इसको रिसोर्स कौन से सोर्स से आप देंगे। आया आप इसको हार्ड डिस्क से बूट करवाएंगे या फिर आप इसको यूएसबी से बूट करवाएंगे या फिर आप इसको सीडी रोम से बूट करवाएंगे। वो सीडी रोम भी हो सकती है, डीवीडी रोम भी हो सकती है ना। अब जो है मतलब ये कि वो सोर्स जहां से सिस्टम वो फाइल उठाता है और उस फाइल उठाने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना आपके सामने खोल के रख देता है, इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है बेटा बूटिंग। ठीक है, ये क्लियर है? थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको मैं आसान जबान में समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि आपको एक चीज समझ में आ जाए। बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। आपके लिए इतना समझ लेना इज इनफ। ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम सेकंड फंक्शन की तरफ हम चलें।
क्लियर नहीं है, सहरिश को अभी तक क्लियर नहीं है। राइट कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, सहरिश, कंवल कह रही क्लियर है, आयशा और पवन को भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, लेकिन सहरिश को थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं। उन कामों में जो सबसे पहला काम होता है उसको हम कहते हैं बूटिंग का काम करना, मतलब सिस्टम को बूट करना। सिस्टम को बूट करना मतलब जो सिस्टम का स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है ना, जैसे आपने सिस्टम के बटन को दबाया और उसके बाद कंप्यूटर जब तक विंडोज का आपके पास मेन स्क्रीन नहीं आ जाती, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, तो डेस्कटॉप आने से पहले पहले का जितना भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर जो परफॉर्म कर रहा होता है, उस प्रोसेस को बेटा बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली रवीना, वेरी गुड। बूटिंग इज एन स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो वो बूटिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, और ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड सैरिश। नाउ ओके बेटा, इसके बाद सेकंड जो उसका फंक्शन है, थैंक यू बेटा, सेकंड फंक्शन है दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं भाई? रिसोर्सेज मतलब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक रिसोर्स है उसकी हार्डवेयर रिसोर्स, दूसरे रिसोर्स है उसके सॉफ्टवेयर रिसोर्स। अब हार्डवेयर रिसोर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई? हार्डवेयर के अंदर फिर हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, कैमरा आ जाता है, आपके पास स्कैनर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है। ये तमाम जो ऑपरेटिंग जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करेगा। फिर इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कोई ब्राउजर, वेब ब्राउजर चल सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा तो आपका जूम सॉफ्टवेयर चल सकता है। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो फिर तमाम सॉफ्टवेयर्स भी काम कर सकते हैं, और इसके अलावा तमाम हार्डवेयर भी काम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, कि वो कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि कौन से रिसोर्स को कब कौन सा काम परफॉर्म करना है। जी बेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों रिसोर्सेज, एग्जैक्टली सैरिश कंवल, यू आर राइट कि दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उसके बाद जो तीसरा काम है बेटा, दैट इज यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेटा कि आपको इंटरप्रिटेशन का काम भी करता है। आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा एक एग्जांपल देके, कि इमरान खान चले जाते हैं चाइना। अब वहां पर चाइना जाने के बाद वो जब जियांग जीमन जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है वॉट एवर, तो उनके साथ साथ जब वो जब बात करते हैं तो वो चाइनीज तो वो नहीं समझ सकते ना, तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं। फिर उनके साथ एक बंदा होता है जो कि उनकी बात को कन्वर्ट करता है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, और फिर जो जियांग जीमन जो रेस्पॉन्स देते हैं फिर उसकी बात को कन्वर्ट करके इंग्लिश में बता देता है। तो इस तरह का ये जो बीच का जो जो बंदा है ना, जो दोनों लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, एग्जैक्टली हम उसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म में हम उसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम होता है कि जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है यूजर की तरफ से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और फिर सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है। फिर सिस्टम जो रेस्पॉन्स देता है तो वो उस रेस्पॉन्स को फिर दोबारा कन्वर्ट करके यूजर के सामने उस जो है उसकी जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसमें शेयर कर देता है बेटा। तो दिस इज द थिंग, हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कमांड इंटरप्रेटर का भी काम करता है। जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उसको वो ट्रांसलेट करके हमें बता देता है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलें। तीन फंक्शंस की हमने बात की है अभी। ओके गुड पवन, राइट राइट, चलें, थैंक यू बेटा। इसके बाद देखिए चौथा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर जो है, आई मीन ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी को भी मैनेज करता है। मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर के पास मुख्तलिफ तरह की मेमोरी होती है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट मेमोरीज हमने कल, आई मीन प्रीवियस सेशन में जो भी था तो उसमें हमने डिस्कस की थी। एक थी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी थी सेकेंडरी मेमोरी। कौन मुझे बताएगा भाई प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? जल्दी से बताएं। यस पवन, वेरी गुड, नाइस। ओके बेटा,
आप सब लोग बिल्कुल सही हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको हम कहते हैं रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क या फिर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हम उसको कहते हैं। अब इन दोनों को मैनेज करने का काम बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। किस तरह से कि जैसे ही हम कोई काम, कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को उठाकर रख देता है अपनी रैम के अंदर। फिर उसके बाद हम जब उसको फाइनलाइज करने जाते हैं तो फिर उसको परमानेंट स्टोर कर देते हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर। तो उस हार्ड डिस्क के अंदर अब इसको मैनेज करने का काम जो होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि उस फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। वो फिर जो हमने बात की थी ना एड्रेस बसेस की और कंट्रोल बसेस की, तो वो कंट्रोल बस और एड्रेस बसेस को ये कंट्रोल करता है बेटा। उनको ये बताता है कि इस डेटा को किस एड्रेस पे जाकर इसको स्टोर करना है। तो ये जो सारा काम है ये भी काम करने वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर हम देखें कि कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जिस तरह से आपकी क्लास के अंदर एक सीआर होता है ना, तो सीआर का क्या काम होता है कि वो सीआर जो है वो लिंक क्रिएट करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में। मतलब स्टूडेंट्स का मैसेज वो टीचर्स तक लेके जाता है और टीचर्स का मैसेज वो फिर स्टूडेंट्स तक लेके जाता है। इस तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो वो एक इस तरह का काम करता है कि अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आर स्टोरेज डिवाइसेस लाइक यूएसबी। यूएसबी कैन आल्सो बी लाइक दैट, ठीक है बेटा। लेकिन ये यूएसबी को हम डाटा ट्रैवलर हम कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस दिस इज ओके। दिस वाज फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बेटा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम उसको थॉरोली हम देखते जाएंगे कौन कौन से काम है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा उसको हम कहते हैं आईओ मैनेजमेंट, मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आईओ जहां पर भी आ जाए कंप्यूटर की टर्म में तो आप उसको समझ जाएंगे दिस इज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के हमने जिस तरह से हार्डवेयर में पढ़ा था कि कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो इनपुट का काम करते हैं, कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कि आउटपुट का काम करते हैं, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस, लाइक स्कैनर, जिनके जरिए से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमारे पास जो प्रिंटर के जरिए से हमें आउटपुट मिल जाता है, हमें स्क्रीन के जरिए से, मल्टीमीडिया स्क्रीन के जरिए से, या फिर साउंड्स आई मीन जो है इसके थ्रू हमें जो आउटपुट मिल जाता है। तो ये तमाम अब जो है इनको मैनेज करने का काम होता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आईओ फंक्शंस को वो करता है कि कौन सा अब जो इनपुट डिवाइस उसको इस्तेमाल होना है, उसको काम करना है। मतलब हमने आपने प्रिंट करने के लिए दे दिया सिस्टम को, तो वो फिर उस टास्क को वो फिर जो ना स्कैनर की तरफ नहीं भेजेगा। मतलब वो फिर उसको समझ जाएगा कि ये वाला जो काम है ये प्रिंटर के करने का है, तो वो उस टास्क को प्रिंटर की तरफ भेज देता है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड आईओ मैनेजमेंट। मतलब वो इनपुट डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस को दोनों को मैनेज करता है कि कौन सा काम किस डिवाइस का है, तो वो फिर उसकी तरफ भेज के उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलें, फाइल मैनेजमेंट की फिर हम बात करेंगे। वेरी गुड, क्लियर, नाइस। चले बेटा, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट अब नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक जो है फाइल सिस्टम को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर्स के अंदर हम फाइल बनाते हैं, हम फोल्डर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वर्ड की एक फाइल बनाई, उसको अपना नाम दे दिया, आपने कोई भी नाम से आपने इसको सेव कर दिया, मतलब पवन डॉट डॉक एक्स, ठीक है। आपने इस नाम से एक फाइल बना दी। अब ये फाइल जो है वो अब क्रिएट करना या उसको फाइल को मैनेज करना या फिर उस फाइल को रीनेम करना, उस फाइल को रिट्राइव करना, उस फाइल को डिलीट करना, उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारा काम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होता है तमाम फाइल्स को, अब वो किसी भी सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो जावा प्रोग्रामिंग की हो, वो सी प्रोग्रामिंग की हो, वो डेटाबेस की फाइल हो, वो किसी जो हो आपका जो है पीडीएफ की फाइल हो, या फिर वो किसी वेब ब्राउजर की फाइल हो। तो इन तमाम फाइल्स को मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जिस तरह से जो मेमोरी मैनेजमेंट से भी थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है कि वो फाइल को मैनेज करना, लेकिन फाइल मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर तो सिर्फ ये था ना कि उस फाइल को एलोकेट करता है कि किस जगह ले जाकर उसको करना। लेकिन यहाँ पर फाइल को डिलीट करना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल को रिसाइज करना, तो ये तमाम काम जो है हमारी फाइल मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो जाती हैं, और ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करना होता है। ओके बेटा, उसके बाद जो सातवां फंक्शन है इंपॉर्टेंट बहुत जो है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस हम किसको कहते हैं? आपके कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी जॉब परफॉर्म करता है, जो भी टास्क परफॉर्म करता है बेटा, उसको हम कहते हैं प्रोसेस।
मतलब आपने कंप्यूटर को कहा कि मुझे ये जो इसको प्रिंट करके दे दो, तो आपने कंट्रोल पी करके जैसे एंटर प्रेस किया तो एक प्रोसेस चलना शुरू हो गया। उस प्रोसेस के थ्रू कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है प्रिंटर को कि भाई तुमने ये वाला काम परफॉर्म करना है, इस पेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमने प्रिंट करके देना है। स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज, एग्जैक्टली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज। तो जितनी भी जिस भी तरह की एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो उन तमाम प्रोसेसेस को बेटा मैनेज करना अब इसका काम होता है। अब कंप्यूटर एट वंस कोई एक प्रोसेस तो चलाता नहीं है ना, जिस तरह से इंसान जो है वो हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है, हम एक वक्त में एक ही काम अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकता है। मतलब आप सेम टाइम पे आप एक ईमेल भी भेज सकते हैं, आप उसी वक्त में आप जो है एक सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, आप उस वक्त में आप जो है एक वेबसाइट को भी सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उसी वक्त में लेटर भी टाइप कर रहे होते हैं वर्ड पे। तो तमाम काम वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इन तमाम कामों को हम कहते हैं प्रोसेस, और इसकी मैनेजमेंट का जो टास्क होता है, जो काम होता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। कि किस प्रोसेस को एक्टिव करना है, किस प्रोसेस को होल्ड पे रखना है, किस प्रोसेस को पेंडिंग में कर देना है, किस प्रोसेस को स्लीप में ले जाना है। ये तमाम जो मैनेजमेंट का जो उसकी जिम्मेदारी होती है बेटा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो अब आप बताएं कि कितने इंपॉर्टेंट काम है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। So don't you think that कि this is very important software? कैसा लग रहा है भाई? इस सॉफ्टवेयर के बगैर वाकई में कंप्यूटर तो चल ही नहीं सकता। ओके, वेरी गुड पवन। राइट बेटा, उसके बाद एक और लास्ट हम इसका फंक्शन देखेंगे, दैट इज यूजर मैनेजमेंट। अब ये यूजर कौन सा है? क्या जो स्माइल सिस्टम को यूज कर रहा है या फिर उसको जावेद इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपका यूजर है, या कुछ और यूजर से बात हो रही है यहाँ पर? आपको रूल भी हमारे लिए वैसा ही है, कैसा ही है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। चले बेटा, यूजर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब कंप्यूटर के अंदर हम मुख्तलिफ यूजर बनाते हैं। किस तरह से? हम एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर बना लेते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर जो है उसको कंप्यूटर अथॉरिटीज देता है, उसको कंप्यूटर राइट्स देता है कि वो किस किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहता है। वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दे कि भाई जो है इस ये फला फला सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, फला फला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकते, या फिर इसके अंदर हम कौन सी ड्राइव्स को, कौन सी फाइल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ वही करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करना ना इंस्टॉल करना, ये एडमिनिस्ट्रेटर की अथॉरिटीज होती हैं। फिर उसके बाद हम कुछ गेस्ट यूजर बनाते हैं। मतलब हम जैसे कंप्यूटर लैब के अंदर आपने कभी गए हो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो आपने देखा होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर बना होता है, दूसरा एक यूजर बना होता है जो कि स्टूडेंट के नाम से भी हो सकता है, वो किसी गेस्ट के नाम से भी हो सकता है, वो एबीसी के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, तो तमाम जितने भी यूजर्स बने होते हैं ना बेटा आपके ऑपरेटिंग कंप्यूटर में, तो उन तमाम यूजर्स को मैनेज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो स्क्रीन होगी और फिर जो स्टूडेंट वाली स्क्रीन होगी, वो दोनों एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि उन दोनों को मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज्यादा राइट्स हैं, ज्यादा अथॉरिटीज हैं, लेकिन स्टूडेंट का जो यूजर बना हुआ है उसमें इतनी अथॉरिटीज नहीं है। उसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल, रिमूव से मतलब अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप किसी भी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। थोड़ा सा इंटरनेट का अनस्टेबल जब हो जाता है तो मैं उस वक्त जो है खामोश हो जाऊंगा, ताकि आप लोगों को जब जैसे कनेक्शन स्टेबल होगा तो आपको आवाज़ प्रॉपरली आ सके और आप सुन सकें। ओके बेटा, तो ये तमाम 8 फंक्शंस थे, इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, और ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, और आपको हैंडआउट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इनको आप जो है ना इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेस की। ठीक है बेटा, अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है एक यूजर को और कंप्यूटर के साथ, कि किस तरह से यूजर वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। मतलब उन दोनों के दरमियान में, ये कौन सी क्लास का टॉपिक है बेटा? ये क्लास 9th का आपकी जो बुक है कंप्यूटर साइंस की, ये कंप्लीट हम उसको फिनिश करने जा रहे हैं और उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, आप सिंटेक्स बुक बोर्ड की साइट पे भी चले जाएं, आप वहाँ से सॉफ्ट कॉपी में इसको लिंक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि मैं आपको मटेरियल जो दूंगा वो भी आपके पूरे चैप्टर को कवर करता हुआ होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जो गिवन मटेरियल होगा आप उसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह उसी में से आपका टेस्ट हो जाएगा अच्छे से। बाकी जो मेरा काम है आपको आइडियाज़ क्लियर करवा देना, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करवा देना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली हम इसको चलाते रहें। जी बेटा,
अब जो है इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर की कंप्यूटर के साथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर को इंटरफेस हम देते हैं। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम जैसे स्टार्ट करते हैं, बूटिंग का प्रोसेस चलता है, बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं कि आपके सामने डेस्कटॉप आ जाता है। अब वो जो डेस्कटॉप है वो असल में आपके लिए इंटरफेस होता है। उसके लिए उसमें हम जो है वो एक देखते हैं कि हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। अब हम सिस्टम के साथ हम आसानी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। हम माई कंप्यूटर के अंदर जाना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, मुझे फला ड्राइव के अंदर जाना है, मुझे इस फाइल को मुझे रिट्राइव करना है, फला ब्राउजर मुझे इस्तेमाल करना है, तो उसमें से मुझे कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है। तो ये सारा काम अब जो है वो इस इंटरफेस के थ्रू हम इसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं। इसमें एक दो तरह के हमारे पास बेटा इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, पहला जो इंटरफेस है हम उसको कहते हैं CLI या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। CLI मतलब आपने देखा होगा पहले टेलीफोन्स भी आते थे जो CLI के साथ होते थे, जिसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी आती थी, कि कॉलर आइडेंटिटी आती थी कि ये जो फ़ोन आ रहा है वो किस नंबर से आ रहा है, कौन इसको कॉल करने जा रहा है। तो हम उस नंबर से फिर आइडेंटिफाई कर लेते थे ये कौन कॉल कर रहा है ना। इसी तरीके से अब CLI में क्या होता था कि एक ब्लैक सी स्क्रीन होती थी, और उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर फिर हमें जो है वो कोई भी काम करना होता था, मतलब उसको टास्क को परफॉर्म करना होता था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी कि मैं उसको अनइंस्टॉल करता हूँ। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये जो स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त जो है, ये दिस इज कॉल्ड CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस हम इसको कह सकते हैं। ये अब आपके सामने फॉर एग्जांपल सिर्फ ये इस तरह की स्क्रीन हो, तो आप बताएं अब आपको जो है सिस्टम चलाना आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा? डेफिनेटली आपको मुश्किल लगेगा ना, कि यार मैं आप इसमें से किसी फाइल को किस तरह से चेक कर सकता हूँ, मैं इसमें किस फाइल को किस तरह से रिनेम कर सकता हूँ। ये तमाम काम करने के लिए आपको इसमें से जो कमांड याद करना हो जरूरी है। मतलब इस फाइल से मुझे बाहर निकलना है, तो मैंने जिसको CD डॉट डॉट मैंने जैसे प्रेस किया तो हम इस फोल्डर के अंदर से बाहर आ गए। फिर मैंने कहा कि यार मुझे यूजर में से बाहर जाना है, तो मैंने CD डॉट डॉट परफॉर्म किया, तो हम फिर इसमें से बाहर आ गए। मतलब इसमें काम को परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं डॉस्क डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी ना बेटा, उसमें हमारे पास इस तरह का एनवायरनमेंट होता था जिसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर हम उसको CLI कहते थे, जिसके अंदर फिर हम किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवा के उस टास्क को हम परफॉर्म करते थे। तो बिफोर 90s जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते थे उसमें ये डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग होती थी, डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू काम होता था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एंड यूज़र के लिए। इसी मुश्किल को फिर हल किया था हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक तरह का जो हमें एक मैं इसको बेटा बंद कर दूं इस जो है इस डॉस को। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अब माइक्रोसॉफ्ट ने फिर क्या किया कि एक GUI की हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। एक ऐसी ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कर दी जिसके जरिए से अब आप सिस्टम को आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अब उसमें जो है हमारे पास कलरफुल ग्राफ्स आ गए, मतलब उसमें फोल्डर फाइल्स, जिस तरह से अभी मैं आपको एक जो है दिखाता हूँ थोड़ा सा, लेट मी सी। ओके बेटा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब आपके सामने जो एक नजर आ रहा है, एक टेम्पलेट्स आके कलरफुल सारी चीजें मौजूद हैं। मतलब आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है आपको चीजें नजर आ रही हैं, जो कुछ फाइल्स हैं आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आ रही हैं। अब इन फाइल्स को हम आसानी के साथ किसी भी फाइल को हम चेक कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं।
मतलब हमें एक कलरफुल और एक हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, एक ग्राफिक्स हमें प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से हम यूजर जो है कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्शन कर सकता है। मतलब वो जब उसको अवेलेबल होती है तो कंप्यूटर उसके साथ इंटरेक्शन करने के काबिल हो जाता है बेटा। सो इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं GUI, राइट। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से हम पावर पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। A GUI provides a user-friendly environment where user can interact with computer through graphical objects such as menus, icons, buttons and other graphical objects. जितने भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, उनके जरिए से जब कंप्यूटर के साथ हम काम करने की उसमें आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं GUI। मतलब इसके थ्रू अब हम जो है वो बटन्स भी क्रिएट करते हैं, उसके ज़रिए से हम किसी आइकन को भी देख सकते हैं, उसके ज़रिए से हम किसी मेन्यू को देख सकते हैं, उसी के ज़रिए से हम फाइल्स और फोल्डर्स पे भी हम काम कर सकते हैं। तो बिफोर 90 आई मीन टू से 90s 1990s से पहले जो है हमारे पास जो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे तो उसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से, तो उसमें CLI आपके पास इंटरफेस होता था, लेकिन अब उसमें GUI का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। मतलब उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया इंटरफेस हम किसको कह रहे हैं, CLI और GUI इन दोनों का कॉन्सेप्ट बेटा थोड़ा सा क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो हम आगे चलें। I can't see your chat. Okay, very good. Right बेटा। चले आगे चलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बाद हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हाँ, अब हमने जो जैसे बात की थी शुरू में जब हमने एजेंडा दिखाया था कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका जो है फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसके बाद फिर हमने उसके इंटरफेसेस को देखा कि इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे अपने टेस्ट की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा कैटेगराइज हम कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स में, हम उसको कैटेगराइज करवा सकते हैं। मतलब एक काइंड है जिसको हम कहते हैं सिंगल यूजर या फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको सिर्फ एक यूजर इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो उसकी काइंड है बेटा उसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा जो तीसरी काइंड है दैट इज टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब हम इनको टाइम साइमल्टेनियसली हम देखते चलते हैं कि ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। Okay, but in a single user operating system, a single process user can access your computer system. एक वक्त में कोई एक यूजर सिस्टम को चला सकता है। मतलब इस वक्त मैं जो सिस्टम चला रहा हूं तो वो एक वक्त में सिर्फ मैं ही उस पर काम कर सकता हूं। कोई जब दूसरा सिस्टम यूजर उसको इस्तेमाल करना चाहे तो फिर उसे इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं सिस्टम को खाली करूंगा, मैं सिस्टम को छोड़ूंगा तो फिर वो उसको सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है ना। तो बेटा इस तरह के सिस्टम्स को कहते हैं हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दीज आर बेसिकली सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो XP हो, चाहे वो मिलेनियम हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो विंडो 10 हो, तो ये तमाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है और उसको हम कहते हैं सिंगल यूजर इंटरफेस। इसी तरीके से फिर कुछ मल्टी यूजर इंटरफेस भी होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको जब कंप्यूटर्स के हम काइंड्स पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में बताया था कि उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं एक ही सिस्टम के साथ। मतलब एक ही कंप्यूटर एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त में कनेक्ट होकर उसके साथ काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल होते हैं बेटा दीज आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा यूजर्स को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही यूजर है,
एक ही यूजर, एक ही सिस्टम है, तो उसके अंदर जो है यूजर 1 भी कनेक्टेड है, यूजर 2 भी कनेक्टेड है, और यूजर मल्टीपल यूजर्स इसमें कनेक्टेड है, यूजर एन मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट यूजर्स। तो 3 4 10 जितने भी यूजर्स अगर हम बना सकते हैं, तो वो तमाम यूजर्स एक ही वक्त में डिफरेंट इसको कनेक्ट हो जाते हैं और उसमें काम करते हैं। इसके एक एग्जांपल हम ये भी ले लें कि गूगल का जो सर्वर है फॉर एग्जांपल, अब एक ही वक्त में दुनिया के अंदर करोड़ों लोग जो है इसको गूगल को एक्सेस कर रहे होते हैं ना बेटा। तो अगर सर्वर एक यूजर को रेस्पॉन्स करेगा तो क्या बाकी यूजर्स को रेस्पॉन्स नहीं करेगा ना, करेगा क्या? तो उसके लिए फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बेटा, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसकी आप काइंड्स देख लें, लाइक लिनक्स एंड यूनिक्स, ये जो है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक से ज्यादा यूजर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं एक ही वक्त के अंदर। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? बहुत आसान है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर इज अ हार्ड ड्राइव मेमोरी। सर्वर इज अ हार्ड ड्राइव मेमोरी बेटा, सर्वर इज अ हार्ड ड्राइव। ये आप जो सवाल कर रहे हैं, पहले मुझे सवाल को पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो व्हाट डज दिस मीन? बेटा सर्वर जो है एक ऐसा एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, सर्वर कोई किसी मशीन भी हो सकती है जो कि रिसोर्स प्रोवाइड करती है पूरे नेटवर्क को। ठीक है, अब जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर हम एक नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर लैब के अंदर हम एक नेटवर्क बनाते हैं ना, उसमें 4 5 2 से ज्यादा मतलब हम कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, फिर उनके ऊपर हम एक सर्वर बना देते हैं जो तमाम कंप्यूटर्स को एक ही वक्त में कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह की कंप्यूटर को बेटा हम सर्वर कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो मेमोरी होती है वो तो आपकी परमानेंट मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी, उसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव मेमोरी। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर कर लें आप पवन। ओके इसके बाद देखिए सेकंड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, जिस तरह से हमारी बैचेस आती है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, बैच 2000, बैच 2021, बैच 2020, तो ये डिफरेंट बैचेस आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए से बैचेस क्रिएट होती है, मतलब सिमिलर तरह के फंक्शंस जो हैं, सिमिलर तरह के जॉब्स जो होती हैं वो क्रिएट की जाती हैं। इसमें यूजर की इंटरेक्शन सिस्टम के साथ थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जॉब क्रिएट करके इसमें दे देते हैं अपने सिस्टम को, और वो फिर सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी बैचेस बनाता है, मतलब जितनी भी एक ही तरह की जो जॉब्स आई हुई हैं, सिमिलर तरह की जो जॉब्स आई हैं, उनको क्रिएट करके बैच बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को भिजवा देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भिजवा देता है, या फिर हम इसको प्रोसेसर के लिए प्रोसेसर को भिजवा देता है। तो जैसे ही एक जॉब खत्म हो जाती है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो सेकंड जॉब को स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो सीपीयू के पास फारिग बैठने का टाइम बहुत कम होता है। मतलब एक जैसे अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो उसमें यूजर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, जिसको हम प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं, वो तो बहुत स्पीड के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो वो फारिग बैठा रहता है जब तक आप उसको दूसरा काम ना दें। ठीक है, उसको आइडल बैठने की का जो है ज्यादा उसकी कंडीशन होती है। लेकिन बेच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम को फारिग बैठने का टाइम नहीं मिलता, वो कंटिन्यूअसली किसी ना किसी प्रोसेस में होता है, किसी ना किसी काम के अंदर बिजी होता है बेटा। तो इस तरह के प्रोसेसर को, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं हम बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। General term of batch processing is used for program that are executed with minimum human interaction। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होती है, मतलब जैसे आप सिंगल यूजर में या फिर मल्टी यूजर में यूजर जो है ह्यूमन इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, लेकिन यहाँ पर यूजर जो है जस्ट जॉब क्रिएट करके छोड़ देता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम खुद उसके बैचेस बनाता है और बैचेस बना के सीपीयू के पास भिजवा देता है, और उसके बाद जैसे ही जॉब 1 खत्म हो जाती है तो फिर जॉब 2 स्टार्ट हो जाती है, जॉब 2 खत्म होगी तो फिर जॉब 3 4 5 जितनी भी जॉब्स होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती जाएंगी। तो उसमें जो है सीपीयू के पास फारिग बैठने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं द आइडल टाइम फॉर द बैच, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर लूँ उसको ना, कि जो ना यहाँ पर जो आइडल टाइम है जो है इस बैच को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए वो फारिग बैठा होता है। अदरवाइज उसको किसी न किसी काम के अंदर बिजी रहना होता है, मतलब एक जॉब खत्म होती है तो फौरन से दूसरी जॉब आ जाती है, दूसरी जॉब खत्म होती है तो फिर तीसरी जॉब। तो प्रोसेसर जो है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, मतलब सेकंड के माइक्रोथ पार्ट के अंदर वो तो काम परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो कंटिन्यूअसली वो फंक्शन के अंदर होता है, उसको फारिग बैठने का टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट एज आफ्टर द करंट जॉब, जैसे ही करंट जॉब खत्म होती है तो फिर सेकंड जॉब उसकी स्टार्ट हो जाती है बेटा। दिस इज योर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, उसके बाद जो तीसरी काइंड है उसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इनको आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब टाइम शेयर मतलब इस तरह से, टाइम नाम से पता चल रहा है ना कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स के दरमियान में टाइम शेयर किया जाता है, मतलब कि किस यूजर के पास का क्या टाइम होगा कि वो उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है। अब टाइम शेयर ऑफ मेथड is a method that allows multiple users to share resources simultaneously। एक ही वक्त में जब डिफरेंट यूजर्स कनेक्ट होते हैं तो फिर उन यूजर्स को, सब यूजर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर जो है वो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम में अलोकेट कर देता है कि भाई ये जो टाइम है ये यूजर 1 के लिए है, ये टाइम यूजर 2 के लिए, ये टाइम यूजर 3 के लिए। उसमें क्या होता है कि हर सिस्टम को साइमल्टेनियसली टाइम मिल जाता है, हर यूजर को टाइम मिल जाता है, और तमाम यूजर्स के काम जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब उसमें उसको उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। जिस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सीपीयू है, और इस सीपीयू के साथ यूजर 1 भी कनेक्टेड है, इसके साथ जो है ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 जो है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये यहाँ पर यूजर 3 हम देखते हैं, यहाँ पर यूजर 3 भी कनेक्टेड है, इसी तरीके से यूजर 4 है, यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्टिव कंडीशन में कौन सा है, यूजर 5 है, मतलब इस वक्त जो टाइम जो शेयर्ड है ना बेटा वो यूजर 5 का है। यूजर 5 जो है वो इस वक्त रिसोर्स ले रहा है, बाकी सारे जो यूजर्स हैं वो होल्ड पोजीशन में है। अगला जो इसके बाद यूजर है वो यूजर 6, तो देखिए उसकी क्या कंडीशन है, उसकी वो रेडी स्टेट में है, वो उसके बाद जैसे ही इसका काम टाइम खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा तो फौरन वो यूजर 6 की तरफ चला जाए और इसका काम परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं बेटा हम मल्टी, आई मीन टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम को शेयर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल यूजर्स कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस। आपके जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद हैं, लेकिन वो एक ही वक्त में उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम। जो भी जॉब्स होती हैं वो उनको जैसे स्विच करता है एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ, तो फिर वो उसकी जॉब परफॉर्म कर सकता है। तो बेटा इस तरह के हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीटास्किंग का काम होता है कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम को परफॉर्म करना, इस कॉल्ड मल्टीटास्किंग। के मल्टी मतलब मल्टीपल, टास्किंग मतलब जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स एक ही वक्त के अंदर परफॉर्म करना, इसका मल्टीटास्किंग। ओके बेटा, इसके बाद हम देखेंगे ऑलमोस्ट लास्ट वन, दिस इज द रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिस जो कि टाइम बाउंड होते हैं, जिनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी जॉब को परफॉर्म करना होता है। मतलब अक्सर जो हमारे सेंसिटिव इदारे होते हैं ना, वो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जिसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसमें नैनो सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स तक का भी ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको एक जो है बहुत ज्यादा टाइम कांस्टेंट को चेक करना पड़ता है कि आपका जो मिसाइल उड़ेगा वो किस सेकंड के किस माइक्रो पार्ट के अंदर उड़ेगा, और कितनी ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और कब जाकर वो धमाका करेगा, कहाँ पर जाकर उसको फटना है। ठीक है, बट अब ये जो काम है इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो दीज आर वेरी मच क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट। इसके अंदर जो है वो टाइम लिमिट इसमें फिक्स की जाती है, और उसके हिसाब से फिर उसको टाइम का काम जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर टाइम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। ओके बेटा, अब उसके अंदर फिर दो तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की इटसेल्फ, फिर दो काइंड्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम, और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम। अब हार्ड रियल टाइम मतलब हम इसको इस तरह से समझ लें कि जहां इसमें कंप्यूटर के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास टाइम में कोई गुंजाइश नहीं है कि आगे पीछे कर सकता है, मतलब उसको विद इन टाइम उसको टास्क परफॉर्म करना है। hard real-time system guarantees that critical tasks complete on time. Even the shortest delay or urgency is not acceptable. बिल्कुल एक जो माइक्रो सेकंड की जो डिले होता है ना, जो या फिर जो उसके जो आगे पीछे होना थोड़ा सा, तो वो भी इसमें एक्सेप्ट मतलब काबिल कबूल नहीं होती, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हार्ड रियल टाइम इज वेरी मच क्रूशियल फॉर टाइम मैनेजमेंट। उसको जिस तरह से आप देखते हैं कि हार्ड रियल टाइम शुड मीट द डेडलाइंस, missile system, air traffic control system are best example of hard real time operating systems.
फिर जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसमें जो है टाइम कांस्टेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब इतना स्ट्रिक्टली टाइम को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें भी टाइम डेफिनेटली होता है क्योंकि टाइम सिस्टम है ना, रियल टाइम सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है कि टाइम आगे पीछे हो सकता है। मतलब जिस तरह से हम ये समझ लें कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम होती है ना, अब उसमें टाइम जरूरी नहीं है कि वो विद इन टाइम उसको कंप्लीट भी कर दे, उसमें ट्रांजेक्शन को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपके एटीएम्स होते हैं, उसमें भी जो आपके जो होता है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं एटीएम मशीन के अंदर, तो वो भी आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एयर टिकटिंग रिजर्वेशन का जो सिस्टम होता है बेटा, वो भी आपके ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन कुड बी डिलेड बट शुड बी डन आफ्टर चेकिंग अवेलेबल सीट्स। ठीक है, डिले हो सकती है लेकिन उसको परफॉर्म करना होता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो, ठीक है बेटा। तो एरोप्लेन फ्लाइट जैसे ही मतलब मूव करेगी, उससे पहले पहले उसको टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें ये कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट की लिमिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बगैर भी काम चल सकता है। तो सॉफ्ट रियल टाइम जिसके अंदर द मीटिंग ऑफ डेडलाइन इज नॉट कंपलसरी फॉर ईच टास्क एवरी टाइम, मतलब हर टास्क जो है वो विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट हो उसके लिए जरूरी नहीं है, इसमें टाइम की थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये बेटा कुछ काइंड्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहली जो हमने काइंड डिस्कस की थी कि सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमने देखा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद फिर हमने देखा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमने उसमें जो है हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हमने बात की थी। आई होप सो कि कुछ आपके आइडियाज क्लियर हुए होंगे बेटा, आपको 100% तो समझ में ना भी आया हो लेकिन आपको आइडियाज एटलीस्ट जरूर आ गए होंगे। अब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, isn't it? Should I go ahead? अब हम टेस्ट की तरफ चलें। गुड बेटा, चलें, वेरी गुड। पहला जो आपके पास सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, अ प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट। जो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए मतलब आपको फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन सी इज डेस्कटॉप, ऑप्शन डी इज इंटरफेस। वेरी गुड, सबके जवाब बहुत अच्छे से आए हैं बेटा कि दैट इज इंटरफेस, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यूजर को और कंप्यूटर के आपस में दरमियान में जो कनेक्टिविटी देता है। Second question is the process of checking computer, starting operating system and making it ready for the work is called what? मतलब एक ऐसा process, booting, very good, सबने फौरन से बता दिया। Option B is the right option, that is booting, nice। उसके बाद अगला देखते हैं which management control the dynamic allocation of and deallocation of processor memory। उसको हम क्या कहेंगे भाई? रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट या फिर यूजर मैनेजमेंट? क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मेमोरी एलोकेशन आप कर रहा है ना, डायनामिक एलोकेशन हो रही है और डी एलोकेशन हो रही है प्रोसेसर की मेमोरी के साथ, मेमोरी एलोकेशन हो रही है, रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जैक्टली, लेकिन फाइल मैनेजमेंट हो रही है ना, दैट इज। जी बेटा, यहाँ पर देखो ऑप्शन बी फाइल मैनेजमेंट, क्योंकि अब फाइल ही जाकर किसी मेमोरी में किसी स्पेस में उसको सेव करना होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यस समझ, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो फाइल्स को ही हमें अलोकेट करना होता है, उनको हम सेव करना होता है। तो ये भी जो है फाइल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। आगे चलते हैं, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं। वो ऑप्शन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल यूजर, ऑप्शन डी रियल टाइम। कौन सा होता है भाई, जल्दी से बताएं। जॉब्स इसके अंदर क्रिएट करते हैं, वेरी गुड सुहेब, नाइस, दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Second question, I mean next question, the system that guarantees that critical tasks should be completed with the shortest delay, इसको हम क्या कहेंगे? बैच प्रोसेसिंग, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम या फिर टाइम शेयरिंग? व्हाट इज द राइट आंसर हियर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन?
बी वेरी गुड, हार्ड रियल टाइम, जिसमें बहुत क्रिटिकल आपको होता है कि आपको विद इन टाइम उसको फिनिश करना होता है, कंप्लीट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स दैट हेल्प्स ऑफिस वर्कर्स टू डू अ नंबर ऑफ रूटीन टास्क इजीली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम के कहेंगे उसको, ईमेल कहेंगे, या फिर एंटीवायरस कहेंगे, या फिर ऑफिस ऑटोमेशन कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स. ऑफिस के अंदर ऑफिस ऑटोमेशन, वेरी गुड बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. के जो है इसमें हम जो ऑफिस के अंदर जितने भी काम करने होते हैं वो ऑफिस ऑटोमेशन ऑफ एमएस ऑफिस के अंदर. अगली जो हमारी क्लास होगी बेटा नेक्स्ट वीक, अगर हम क्लास चलाते हैं, अगर आपको ईद की वजह से छुट्टियां नहीं होती, तो फिर हम जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम डिटेल में काम करेंगे. तो वो जो आपका ऑफिस ऑटोमेशन की जितने भी पार्ट्स हैं वो उसमें फिर हमें टाइम मिलता है तो हम पावर पॉइंट पे भी थोड़ा सा हम काम चेक कर लेंगे, देख लेंगे. ठीक है बेटा, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पर एक और छोटा सा एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं मैचिंग कॉलम्स की ना. ठीक है, अब जैसे एक आपको एक कॉलम को मैं मैच करके दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी आप लोग खुद मुझे बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल सी एल आई जो है कॉलम ए और कॉलम बी में उसको मैच करेंगे. किसके साथ मैच कर रहा है भाई, जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग. मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लो. ठीक है बेटा, सी एल आई मतलब दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कॉलम बी में टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज एफ इज इंटरफेस. वेरी गुड बेटा. तो सी एल आई को हम कनेक्ट कर लेंगे इंटरफेस के साथ. ठीक है, अब इसी तरीके से बी में सेकंड में देखें, विंडोज, विंडोज के साथ क्या होगा भाई? 2 का डी, ऑपरेटिंग सिस्टम. वेरी गुड, विंडो हो जाएगा इसके साथ कनेक्टेड, ऑपरेटिंग सिस्टम. 3 प्रोसेस, क्या होगा? 3 process, time bound operating system, office automation, function of operating system, a job to be performed by the system. क्या कहेंगे हम इसको? E. Serish, very good बेटा. Process is a job performed by the operating system, right? तो हम इसको यहाँ पर E के साथ हम इसको कनेक्ट करवा देंगे. MS Excel, what is that? ऑफिस ऑटोमेशन है, क्या है ये? टाइम बाउंड है. बी वेरी गुड, जो है कि ये जो है वो आपका बी के साथ कनेक्टेड हो जाता है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है भाई? नंबर 5 ए के साथ कनेक्टेड है, मतलब उसमें टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो हम इसको रिलेट करवा देते हैं इसके साथ. लास्ट वन इज आईओ, आई मीन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. तो वो क्या होगी? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सी. ठीक है, तो ये इसको हम कर लेंगे इसके साथ अब रिलेट, इसको हम सी के साथ रिलेट करवा देंगे. ठीक है बेटा, सो दिस इज द वे हम जो है एक छोटी सी हमने एक्टिविटी की थी जिसमें कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी सारे क्लियर हो गए. तो आई एम श्योर कि आज की क्लास आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रोडक्टिव लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी. मज़ीद आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा और आपको इस हैंड आउट को भी आप देखिएगा पावर पॉइंट में और पीडीएफ में. थैंक यू वेरी मच बेटा, सैरिश एंड रवीना, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. थिंग इज दैट आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग खुद इतने अमेजिंग हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, आप उनको इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर आपके लिए समझने में भी आसान हो जाता है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आज हम इस क्लास को एंड करेंगे, हम इसको वाइंड अप करेंगे. अगली क्लास में फिर दोबारा नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. तो हो सकता है कि कल की जो आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीक का क्या प्लान करना है. what we were I mean to say कि planning for you कि एक हफ्ता जो, क्योंकि 27 रमज़ान हो जाएगी, उसके बाद जो है फिर ईद के 3 दिन आ जाते हैं, तो 27 नेक्स्ट वीक जो है वो हम कंप्लीट ऑफ करके एक वीक पर हम आपको आगे हम उसको मैनेज कर देंगे, हम क्लासेस को चला देंगे. तो दैट विल बी डिस्कस टुमारो बाय सर रशीद. तो फिर हम इस चीज़ को आपकी कंसल्टेशन के बाद हम फिर उसको डिसाइड करके आपका टाइम का इसमें कोई लॉस नहीं होगा, आपके जो जो हमने टाइम दिया हुआ है वो आपका पूरा वही टाइम चलेगा. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बेटा. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.